गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नमस्कार सबको। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में। जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। जो बच्चे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जल्दी से सब लोग एक बार लाइक भी कर दो। फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज फ्यूचर टेंस की दूसरी क्लास है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, जल्दी से सब लोग, तब तक आप लोग लिंक को शेयर करो। मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, मैं आज के टॉपिक का नाम लिखता हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या आप इसी कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हो। तो हमने इसी का एक दूसरा नाम भी आपके सामने पेश किया हुआ था। क्या पेश किया था भैया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, या एक नाम और दिया था फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सारे नाम आप ऑलरेडी जान चुके हैं। मैंने आपके साथ ये सब बातें पहले ही कर ली हैं। जल्दी जल्दी सब लोग लिंक को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें। देखो, जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे ना तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा, और जब अधिक से बच्चे रहेंगे तो ही तो कंपटीशन बनता है। और कंपटीशन बिना किए पढ़ाई का मजा नहीं आता। टारगेट तब सेट होता है कि हमको इनसे आगे जाना है। ठीक है ना? आइए जी। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का कहने का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा काम होगा, कोई ऐसा एक्शन होगा, कोई ऐसा काम होगा जो फ्यूचर में, फ्यूचर बोले तो आने वाले टाइम में, किसी टाइम पे चल रहा होगा। फ्यूचर में किसी आने वाले टाइम पे क्या होगा? चल रहा होगा। ऐसी बातें, ऐसी चीजों के बारे में बताएगा। तो मतलब यहां से हमको पता चलता है कि यह टेंस ये जानकारी देता है, ये जानकारी देता है, ये जानकारी देता है कि कोई काम, आने वाले किसी निश्चित समय में, आने वाले किसी समय में, आने वाले किसी समय में चल रहा होगा, चल रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कुल मिला के कहें तो द एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन फोर्थ कमिंग डेज या इन कमिंग डेज। मतलब आने वाले दिनों में जो काम चल रहा होगा, मतलब अभी भी उस काम का कोई दर पता नहीं है, कल को उस काम का पता नहीं था, लेकिन आने वाले समय में वो काम क्या होगा? चल रहा होगा। मतलब जैसे अगर अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो ये सीखा था कि मैं पढ़ रहा था, इससे ये पता चलता था कि कोई काम पास्ट में जो बीत गया है टाइम उसमें चल रहा था। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा कि कल तो ये पता चल रहा था हमको, अभी पास्ट में हमको क्या पता चल रहा था कि कोई काम चल रहा था। कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। एक बात तो ये पता है। दूसरी बात अपने को क्या पता थी कि प्रेजेंट में जब हम लोग आए तो हमने कहा कि जब हम कोई काम बोल रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं वो काम चल रहा होता है, तो ये हमको प्रेजेंट बता देता है। तो ये हमको क्या बताता है? प्रेजेंट बताता है। लेकिन अब का जो काम है, एक्चुअली कोई फ्यूचर तो कोई टेंस नहीं है। अपन बनाते किससे थे? प्रेजेंट से बनाते थे। पास्ट वाली घटनाओं को लेते थे, प्रेजेंट में यूज करते थे, फ्यूचर भी बना लेते थे। ऐसा काम होता था। लेकिन अब हमको क्या करना है? फ्यूचर में हमको सोचना, हमको विचार करना है, या हमको ऐसी अपने अंदर भावनाएं लानी है कि ऐसा कोई काम होगा। कब होगा? जैसे मैं आपको कहूं कि मैं कल आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूंगा, पढ़ा रहा होऊंगा, इसका मतलब अभी तो नहीं पढ़ा रहा, कल तो नहीं पढ़ा रहा था, अभी कुछ भी इसका नहीं पता। लेकिन हमने क्या किया कि फ्यूचर में किसी काम के होते रहने की बात ऐसी सोची। तो जब कोई काम फ्यूचर में होते रहने की बात करेगा, या ऐसा कोई भी काम होगा जो फ्यूचर में चलने वाला होगा, जो चलता रहेगा फ्यूचर में, किसी टाइम पे वो क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो वहां पर हम लोग कौन से टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आई बात समझ में? आओ जरा दो तीन वाक्य लिखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहां पर इंग्लिश में भी लिख दूं आपको। द एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन, विच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर या इन फोर्थ कमिंग डेज। ठीक है सर? तो ऐसा काम अगर कोई होगा तो उसे हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। कुछ वाक्य लिखते हैं, पहले हिंदी लिखूंगा। याद रहे, जब मैं ये हिंदी लिख दिया करूं तो आप इसे अपना होमवर्क मान लिया करो।
इसे आप अपना होमवर्क मान लिया करो। बहुत अच्छे बच्चे थे, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप भी किया, कुछ लोगों ने जवाब भी दिया था चैट में। शिवम मिश्रा ने मुझे भेजा, रत्नेश पांडे जी ने भेजा, अनुराग जी ने भेजा, अंकित जी ने भेजा, कई लोगों ने मुझे भेजा। उनका बहुत सारा सही था, कुछ गलतियां थी जो मैंने उन्हें बता दी। ठीक है, तो आप भी जब आप भेजोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ो। ठीक है ना। तो मैं कुछ वाक्य आपके लिए लिखता हूं, जैसे प्रियंका और रत्नेश कल इस समय अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। अवनीश रोहित के साथ मोहित को पीट रहा होगा। राघवेंद्र अपनी मां के साथ टीवी नहीं देख रहा होगा। ठीक है, अगला, क्या आप सब मेरे साथ रामायण पढ़ रहे होंगे। राशि खन्ना किस फिल्म में काम कर रही होगी। ठीक है, ये कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जरा हम लोग इन्हें समझेंगे। अब आप अगर इन वाक्यों को देखें, सभी चीजें क्लियर दिख रही हैं। हमारे यहाँ तो सब चीज क्लियर दिख रहा है, आप सबको आई होप कि सब अच्छा दिख रहा होगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको क्या इंडिकेट करता है कि कोई काम आने वाले टाइम पे चल रहा होगा। इसका मतलब वो काम अभी नहीं हो रहा, पीछे हो भी नहीं रहता, आने वाले समय में होगा, ऐसी सर्टेनिटी होगी, ऐसी बात कही जाएगी। तो यहां पर जरा देखें, लिखा गया प्रियंका और रत्नेश, ये दोनों डूअर है। क्या है? डूअर है, काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अंग्रेजी पढ़ने का काम करेंगे। और कब करेंगे? पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब अभी ये काम हो नहीं रहा है, ये काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। कब होगा भैया? फ्यूचर में होगा। इस काम को जब हम फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में ये काम क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर में ये काम क्या रहेगा मेरे सरकार? कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा मतलब ये काम चल रहा होगा। फ्यूचर में ये काम क्या होगा? चल रहा होगा। जब ये काम फ्यूचर में चल रहा होगा तो इस वाक्य को हमको मजबूरन क्या कहना पड़ेगा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहना पड़ेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे देखो और वाक्य लिखा गया है, अवनीश रोहित के साथ। अवनीश ये आपका डूअर है, अवनीश आपका डूअर है, रोहित के साथ मोहित को पीट रहा होगा। तो ये जो पीटने का काम होगा सर, पीटने का जो ये काम होगा, ये कब होगा आपका? फ्यूचर में होगा। कब होगा आपका? फ्यूचर में होगा। और जब ये फ्यूचर में उस समय काम हो रहा होगा तो मेरे सरकार ये काम उस समय क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा। ये काम उस समय क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो भी इसे आप क्या कहोगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहोगे। इसका मतलब कुल मिला के हमको समझ में ये आया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाला सेंटेंस होगा जिसमें कोई काम हो नहीं रहा था,
बल्कि वो काम आने वाले समय में होता रहेगा, आने वाले समय में होता रहेगा। तो अगर ऐसी सेंस मिलता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर देखिए लिखा है देख रहा होगा, मतलब ये देखने का काम हो नहीं रहा, होगा। कब होगा? आने वाले टाइम में। यहां पर देखो क्या लिखा है, पढ़ रहे होंगे, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, कब करेंगे? फ्यूचर में। कर रही होगी तो कब करेंगे? फ्यूचर में। इसका मतलब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे गए ये सबके सेंटेंस कौन से हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के हैं। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ पाई? इसे जरा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करें, थोड़ा हाथ आप तेज बढ़ाया करो ना। हो गई सरकार? अब आप क्या करोगे, जब मैं आपको पूरे रूल्स समझा दूंगा, पूरे नियम समझा दूंगा, ट्रांसलेट करना बता दूंगा, तो आप इन सब का ट्रांसलेशन करके मुझे भेजोगे। या तो आप कमेंट करोगे, या तो आप मेरा नंबर जानते ही हो 7348505040, आप वहां से भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, वहां पर मुझे आप भेज सकते हो। टाइम बताया था आपको भेजने का, रात में मत भेजिएगा, जब भेजो दिन में भेजो। चलिए, अब शुरू होती है पहली बात हमारी पहचान से। पहली बात हमारी शुरू होगी किस? पहचान से। तो वाक्य की पहचान क्या होगी? वाक्य की पहचान, वाक्य की पहचान क्या होगी? ये सबसे जरूरी चीज है। किसी भी वाक्य को, किसी भी व्यक्ति को, जैसे अगर आप मुझे कभी देखे नहीं हो तो आप मुझसे ही पूछ सकते हो कि सर कौन है या आशीष कौन है, आप मुझसे ही पूछ सकते हो। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? किसी चीज को देख करके पहचान जाओ। किसी चीज को देख करके तभी पहचान सकते हो जब उसके बारे में कुछ जानकारी रहे। तो एक जानकारी आपको मैंने पहले दी कि कोई काम कब होगा? फ्यूचर में, कंटिन्यू होता रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि काम कंटिन्यू हो रहा है? तो क्या मिलेगा वो देखना। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे, या अब देखिए ये चीज तो आती है, ये पुरानी चीजें थी, अब कुछ नई आती है। ऐसा नहीं आता, ऐसा हो नहीं पाता एक्चुअली। नया नया आता है। कैसे? करते रहेंगे, सोते रहेंगे, होते रहेंगे, मतलब होते रहने की, कार्य के जारी रहने, कार्य होते रहने, होते रहने की बात है। ठीक है, तो तो आदि शब्द समूह आए, आदि शब्द समूह आए, आए तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है सर, बात समझ में?
उसे क्या कहेंगे अपन, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। मैं एक वाक्य और लिख देता हूं और आपको दोनों तरीके से समझा देता हूं। जैसे कल मैं इस समय आप सबको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, ये तो एक बात है। ऐसा तो वाक्य आपको जैसा हमने इसमें लिखा है उसके हिसाब से है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा। लेकिन ये वाक्य जब आज की अंग्रेजी में, आज की भाषा में हम लोग बोल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं बोला जाता। ये आज के वाक्य में ऐसा नहीं बोला जाता। आज कैसे बोला जाता है तो मैं और करके लिख देता, कल मैं इस समय, या कल इस समय में ऐसा भी, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल मैं इस समय आप सबको अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। अब बात समझ में, मतलब वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे भी आए तो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होगा। ये बात समझ में, ये अच्छी बात थी। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, रहा हूंगा, रही होंगे, रहे होंगे मिल जाएगा, लेकिन ये चीज आपको कम मिलेगी। तो यहां पर क्या हमने देखा कि यदि वाक्य के अंत में क्या मिले, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, अगर ऐसा भी मिल जाए तो वो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, मैं इसे पूरा लिख देता हूं, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, अगर ये सब मेरे सरकार मिलता है तो इसे भी आप क्या बोलोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बोलेंगे। इस बात को आप याद रखना। तो अब शायद परिभाषा क्लियर हुई, अब पहचान क्लियर हुई कि अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये मिल जाए, या ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे मिले, तो आप उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से बनाएंगे, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तो बोलते बोलते ऐसे वाक्य आ जाते हैं, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आ गया। अब बात तो हमने ये सीखी नहीं थी, हमने तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये सीखा था कि मैं आपका इंतजार करता रहा हूंगा। अब जबान पे वो तो आ ही नहीं रहा, जब जबान पे आ ही नहीं रहा तो फिर ट्रांसलेशन कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो याद रखना कि जब भी कोई चीज ऐसी आपके दिमाग में आए तो आप उसे सोचो कि कहना क्या चाहता, होना क्या चाह रहा था। इसलिए मैंने आपको बताता हूं, जब मैं शुरू शुरू में बता रहा होता हूं तो मैंने आपको यही बताया कि काम कोई फ्यूचर में चल रहा होगा। अब परिभाषा की पहचान में कुछ भी दिया हो, वाक्य कैसा भी हो, आपको ये पता लगाना है ये काम कब होगा, ये काम कब होगा। और अगर वहां से ये पता चल जाए कि ये काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा, तो आप उसे क्या मानोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आओ, इस बात को समझा हम लोगों ने। अब देखिए, अब बात आती है नियम क्या होंगे। अब बात आती है नियम क्या होंगे। फ्यूचर है तो आपको तो एक बात पक्का ही पता हो गई, कौन सी, कि हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा तो अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, कौन, एक विल मौजूद है और एक कौन मौजूद है, शैल। हाँ जी, बोला करो मेरे साथ, आप बोला करो तब मजा आएगा। तो हम लोगों ने यहां पर सीखना शुरू किया हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब सर दो हमारे पास है, और दोनों की खासियत मैंने आपको बता रखी है, दोनों की खासियत मैंने आपको बता रखी है। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल, और एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल। और शैल और विल कहता है, शैल और विल कहता है कि हम लोग भैया मॉडल हैं, हम लोग क्या है, मॉडल हैं, और मॉडल के बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अच्छा जी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर, तो आप मुझे बताना कि मैंने कॉन्टिन्यूअस में आपको एक बात बताई कि हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। तो आप बताओ, अगर इसके साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, अगर इसके साथ मैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, तो क्या ये बात तो सही हो जाएगी, तो क्या ये कंटिन्यू दिखा पाएगा, क्या नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, और आना भी चाहिए क्योंकि शैल आया।
हम बहुत बीच में फंस गए, तो हमने क्या किया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाने के लिए हमने बी का रूप लगाया। किसका रूप लगाया? बी का रूप लगाया। तो अभी ये विल और ये शैल अपने से कंप्लीट हो गया। शेल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, मिल गया। विल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, मिल गया। और आपने मुझे बताया है कि बी में क्या छिपा रहता है? इच, एम, आर, वॉचवर्ड छिपा रहता है। तो वॉचवर्ड तो हम ले नहीं रहे, हमने तो प्रेजेंट से फ्यूचर बनाया। इसका मतलब इज एम आर को अगर मुझे लगाना है तो इज एम आर को क्या चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्या? आप कहोगे ना जी ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? यहां पर चाहिए आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है कि नहीं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चाहिए? आईएनजी। इसका मतलब जब इसको आईएनजी चाहिए तो इसको भी तो यही आईएनजी चाहिए। बन गया हमारा काम सर। तो इसे हमने हटाया और अब यहां पे हमने लगा दिया विल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। अब आपको एक बात और बड़ी प्यारी सी समझ में आई होगी कि जब सर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है तो बी क्यों लगाते हैं? शैल और विल है तो बी क्यों लगाते हैं? अब समझ में आया कि शैल और विल के साथ बी इसलिए लगाते हैं क्योंकि शैल और विल मॉडल है, इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, हमारे पास नहीं थी तो दे दिया बी लगा के और फिर अपना काम बन गया। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब किताबें क्या लिखती हैं जरा वो देखा जाए। ग्रामेरियंस या बुक्स क्या लिखती हैं वो देखा जाए। बुक्स और ग्रामेरियन लिखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगाया जाता है। विल बी और शैल बी लगाया जाता। आप मुझे बताना कि अगर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती तो नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है ना, तो क्या शैल बी नॉट लगाएंगे, विल बी नॉट लगाएंगे क्या? ना जी ना, गलत हो जाएगा। शैल नॉट भी विल नॉट भी लगाते हो ना, क्यों? क्योंकि मेन तो हेल्पिंग वर्ब यही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में इसके साथ आई है सेट करने के। लेकिन जब दोनों मिलकर के इस मेन वर्ब को हैंडल करना चालू की तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये शैल बी और विल बी हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात इतनी समझ में आई होगी। तो हमने अभी सीखा कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? शैल बी और विल बी लगाएंगे और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बाबूजी क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। और इसके बाद अगर अपने पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर यहां पर क्या लगाना? रिमेनिंग। और रिमेनिंग लगाने के बाद एक बात याद रहे कि जो मार्क यहां पर उचित हो, जो मार्क यहां पर प्रॉपर हो, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव का इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव जिसका भी है, जो प्रॉपर हो वो आप यहां पर लगाओगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने एक बात और सीखा था कि ये शेल का यूज अपन कब करते हैं? आई के साथ और वी के साथ। आई और वी के साथ करते हैं, दूसरा किसी और के साथ नहीं करते हैं। और विल का यूज किसके साथ करते हैं? कि विल का यूज तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आई के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ भी कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं, शी के साथ भी कर सकते हैं, इट के साथ भी कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं, नेम के साथ भी कर सकते हैं, कंपाउंड नेम के साथ भी कर सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। बस याद रहे कि आई और वी के साथ अगर इंटरेक्टिव या नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप कभी भी विल का यूज नहीं करोगे। ये बातें समझ में? ये पूरी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसे आप एक बार लिख लो तो फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें। ठीक है, जल्दी लिखें। एक बात और यहीं पे समझते हैं, थोड़ी सी जगह है, मैं आपको बताते चलता हूं। जैसे आपका ये शेल है ना, शेल है, और अगर इसके बाद आप नॉट लगाओगे तो ये बन के तैयार क्या होगा? शेल नॉट। क्या तैयार होगा? शेल नॉट। ठीक है, तो इसी शेल नॉट को हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम शांट लिख सकते हैं, शांट। ठीक है, शांट लिख सकते हैं। और अगर विल नॉट है, विल नॉट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉन्ट। क्या लिख सकते हैं? वॉन्ट। ठीक है, तो ये बात भी आप जानकारी में रखो तो आपको एक स्ट्रक्चर और नया बताएंगे। जल्दी से इसे आप सब कॉपी करो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं। गांव से लाइव हूं भाई, थोड़ा कुत्ता उत्ता भौंके तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, हम सब लोग गांव वाले ही हैं।
और यहाँ ऐसे कुत्तों उत्तों वाली छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, है ना बेटा बेटा। अच्छा, आप सबको पोएट्री की भी क्लास मिल रही है, कैसी लग रही है पोएम्स, उसे भी बताना मुझे। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोएम है। अभी कल की क्लास में आपको मैंने द ट्रू ब्यूटी की कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी कविता थी, हम सबके जीवन में काम आने वाली कविता है। अक्सर आज लोग शरीर से ही प्रेम करते हैं, किसी की आत्मा से कोई प्रेम नहीं है। शरीर देखे, अच्छी लगी, सुंदर लगे, प्यार हो गया, 5 दिन 10 दिन बाद, 1 महीना बाद बुखार उतर गया, फिर से दूसरा शरीर खोजने लग गए। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार एक शाश्वत कार्यक्रम है। आप कविता देखे होंगे, नहीं देखे तो उसे देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मेरा ऐसा विश्वास है। आप सबको बहुत अच्छी कविता लगेगी और सबको देखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी अगर मिल जाए कि जिससे हमारे जीवन में कुछ सुधार हो सकता है, हम सीख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसे सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बुरी होती है लेकिन अच्छी सीख देके जाती है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं फिर भी बुरी सीख देके जाती है। तो दोनों से आप एनालिसिस करोगे, जब चीजें आपके पास होंगी तब तो आप जान पाओगे कि कौन सी चीज अच्छी है हमारे लिए, कौन सी चीज खराब है, या क्या मैं करूं क्या मैं ना करूं, ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं जिसको होता है वो जानता है, ये बात मैं भी मानता हूं कि एकदम वास्तविकता तो तभी पता चलता है जब वाकई में हो, और अवास्तविकता तो लोग कहानी तो सभी बनाना जानते हैं, है ना। आप देखे होंगे मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा, तब तक नहीं लिखा जब तक उनके साथ घटी नहीं, और जब घटी तो क्या घटी, क्या गजब की बातें गई, कहानी देख लीजिए। तो बेहतरीन बातें तब हृदय से निकलती हैं, तब हृदय की गहराइयों से निकलती हैं, जब अंतर की आत्मा पूरी बातों को एकदम ओवरफ्लो कर दे। वसंत साहब इसीलिए तो कहते थे पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अ पावरफुल फीलिंग। जब अंदर की भावना एकदम शक्तिशाली होकर बहने लग जाती है तब निकलता है, तब दर्द निकलता है और तब कविताएं बनती है। ठीक है ना। आइए जी, अब स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। आप सब, मैंने कहा था कि जब मैं स्ट्रक्चर लिखूं आप मेरे साथ लिखा करो, जब मैं स्ट्रक्चर लिखूं आप मेरे साथ लिखा करो। क्यों लिखोगे, ताकि आपको भी अच्छे से आता रहे। गलत हो जाए कमेंट को रिमूव मत करना, क्योंकि उसी से हम सीखेंगे। हो सकता है कभी वीडियो दोबारा देखो तो आपको समझ में आएगा कि देखो मैंने ये गलती उस समय की थी, अभी ये गलती नहीं करता। और मान लो दोबारा देखते वक्त भी आप वो गलती करते हो, इसका मतलब तब आप पढ़ना नहीं चाह रहे, तब आप सीखना नहीं चाह रहे। ठीक है जी, दोनों बातें आप याद रखना, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबूजी, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप विल बी लगाओ। अब मैं विल बी लिख रहा हूं, याद रखना पूरी कहानी सिखा चुका हूं। विल बी लगाओ, शेल बी लगाओ। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़िए जी, आईएनजी जोड़ दिया। अगर सर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करो, जो चीजें आपके पास बचती हैं नियम के हिसाब से लगाते चले जाओ। उसके नियम सर आप कब हमको सिखाएंगे, जब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाता चलूंगा। सब्जेक्ट लगाया, विल बी लगाया, शेल बी लगाया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा, ऑब्जेक्ट लगाया। दूसरी बात आती है हमारे नेगेटिव की। नेगेटिव में कैसे करोगे, सबसे पहले भैया सब्जेक्ट लगाइए। याद रहे कि आप विल बी और शेल बी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल। तो विल और शेल के बाद नॉट लगाओगे, बाद में भी रख दोगे। ठीक है, तुमने क्या लगाया, विल या शेल लगा दिया, और उसके बाद लगाया नॉट, और फिर यहां पे लगाया बी। अब जब यहां पे बी लगा तो ये चीजें बची, तो यहां पे हमने लिखना शुरू कर दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाया आईएनजी। और ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोनों चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर। अगली देखो, इसी चीज को मैं टू का एक और बता देता हूं, टू का एक और बता देता हूं कि अगर विल और नॉट है, शैल और नॉट है, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो भैया वॉन्ट या शॉन्ट भी तो बनाएंगे। तो इसे कैसे करोगे, तो आप यहां पे लिखना सब्जेक्ट प्लस, अगर विल और नॉट जुड़ेगा तो आपका वॉन्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, वॉन्ट। शैल नॉट जुड़ेगा तो बनाएगा शांत। ठीक है, शांत बनाएगा। और इतना लगाने के बाद अब ये तो इसके साथ मिल गया, तो बचा क्या, बी, तो यहां पे आप लगाना बी। और फिर तो सब चीजें आप जानते ही हो, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़िएगा जी आईएनजी, और उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट, और फिर रिमेनिंग
ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है बच्चे? तीसरी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आप क्या पहले निकालते हो? हेल्पिंग वर्ब। तो विल बी शैल बी तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मैंने पहले कह दिया। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, इसी को पहले निकालना, बी जहां है छोड़ देना। ठीक है, तो क्या बनेगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां से देखो हमने विल निकाल लिया या शैल निकाल लिया, तो क्या बचेगा? बी बचेगा। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जोड़िए आप आईएनजी, और फिर यहां पर आप लगाइए सर ऑब्जेक्ट, और फिर आप लगा दीजिए रेमेडी। याद रहे, जो सबसे बड़ी वाली बात है, अगर यहां पर बेटा आप कुछ मार्क नहीं लगाए, फुल स्टॉप तक नहीं लगाए, तो बताओ हम कैसे समझेंगे कि आपने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरप्टिव है, क्या है पता नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहां पर इसका सही पंक्चुएशन यूज किया करिए। तो हो गया विल या शैल, फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बी लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लगाते हुए हमने रिमेनिंग लिख दिया और इंट्रोगेटिव मार्कअप यूज कर दिया। दूसरा वाला हमारा जो है वो क्या है? ये तो पूरा वही है। अब एक चीज बढ़ेगा, डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड। क्या बढ़ेंगे? डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड। तो आइए जोड़ देते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली जोड़ देते हैं, यहां पर डब्ल्यूएस फैमिली जोड़ दिया, और उसके बाद हमने पूरी चीज यहां पर पेस्ट कर दी। ये पूरी चीज जो ऊपर थी वही यहां पर पेस्ट कर दी। तो क्या होगा? विल या शैल, उसके बाद क्या लगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्या लगाया सर? बी, बी लगा दिया, फिर उसके बाद क्या लगा भैया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या जोड़ दिया? आईएनजी, आईएनजी लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या बचा सर? रिमेनिंग, और करेक्ट पंक्चुएशन का यूज कर दिया। अब एक स्ट्रक्चर और आता है जिसमें इंटरप्टिव तो होता ही होता है, लेकिन वो इंटरप्टिव जो होता है वो इंटरप्टिव ओरिजिनली नहीं बल्कि वो निगेटिवली होता है, वो निगेटिव इंटरप्टिव होता है। तो निगेटिव इंटरप्टिव आएगा तो उसे कैसे करेंगे जरा यहां पर हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं करना, केवल एक चीज यूज करना है। निगेटिव और इंटरप्टिव सेंटेंस जब भी आए, किसी भी टेंस का नेगेटिव और इंटरप्टिव आए, तो आपको इन नेगेटिव एंड इंटरप्टिव सेंटेंसेस, इन इंटरप्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस we should use not just after the subject। ये बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूं। हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना चाहिए? नॉट लगाना चाहिए। यही बात आपको याद रखनी है, यही बात जरूरी है, यही गलत होता है। तो देखो, अगर इस वाले में रूल को फॉलो करता हूं तो मुझे नॉट कहां लगाना चाहिए? इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना चाहिए। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले ही क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो यहां पर आइए लिखते हैं, हमने क्या लगा? विल या शैल, और फिर क्या लगाया? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाया? बोलो अब जोर से, हाँ बोलो बोलो बोलो, नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज बची थी उसे लिखते चले जाएंगे। बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दिया हमने क्या? आईएनजी, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया सर? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लिख दिया रिमेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब एक और नई बात आप सीखो, अगर भाई ये विल और ये नॉट मिलकर के वोंट बनाता है, ये शैल और ये नॉट मिलकर के शैंट बनाता है, तो अगर इन दोनों का कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज करूं तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा? तो स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे होगा? तो इस विल और नॉट को जब जोड़ोगे तो वोंट कहां बनेगा? यहां बनेगा। इसका मतलब यहां से ये नॉट गायब होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो कैसे बनेगा जरा देखना। बनेगा वोंट या शांट, फिर क्या लगाएगा? सब्जेक्ट। अब एक गलती ना कर देना कि यहां भी नॉट लिख दो, यहां पर तो नॉट आ गया ना, तो फिर से नॉट यहां पर ना लिख देना, नहीं तो डबल नेगेटिव अगर होता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से नॉट की क्या हो गया? गायब हो गया, यहां पर आ गया, क्या बचा है? बी। हमने लगा बी प्लस क्या लगाओगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपने क्या जोड़ा? आईएनजी जोड़ दिया, और फिर भैया हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया, और फिर उसके बाद क्या लिखा? रिमेनिंग। और क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आई ना?
अब देखो अगली वाली बात 4.2। 4.2 कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, पूरी चीज तो यही है, बस एक चीज बढ़ाना, WH फैमिली, क्वेश्चन फैमिली को बढ़ाना है। तो आइए यहां पर बढ़ाते हैं, WH फैमिली की हमने वर्ड जोड़ दिए, WH फैमिली जोड़ दिया, और ये पूरी चीजें हमने यहां पर पेस्ट कर दी। विल शैल, उसके बाद क्या जोड़ा? सब्जेक्ट, फिर क्या जोड़ा? नॉट लगा दीजिए आप, फिर क्या जोड़ेंगे? बी, फिर क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या जोड़ोगे आप? ING। उसके बाद आपने क्या जोड़ा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या जोड़ा? रिमेनिंग। ठीक है। अब आपको एक काम करना है, क्या? ये जैसे मैंने कंस्ट्रक्टेड से बनाया है ना, इसे, इस वाले को जैसे मैंने ऐसा बनाया ना, तो आप इस वाले को मुझे बना के बताओ। ये बना के आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है? और इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वाक्यों को। जल्दी से करें। मुझे जिंदगी भर याद करते रहोगे, मेरा प्यार दिल से भुला ना सकोगे, मुझे जिंदगी भर याद करते रहोगे। पहली पहली बार, पहली मुलाकात हरदम सताएगी। हो गया भैया? चलिए अब हम लोग छोटा छोटा पहले, फिर बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। जब आपको होमवर्क दिया करो तो आप उसे किया करो, ये आप अपना होमवर्क समझोगे तो इस लॉकडाउन में पढ़ने का और मजा आएगा, है ना? वैसे भी इतिहास बन रहा है ये सब चीजें, कि आप सब भी लॉकडाउन में पढ़ रहे थे। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं कि वो न तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं न तो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। वो इसलिए पढ़े हैं ताकि ये कोई ना कहे कि ये अनपढ़ है ना, 21वीं सदी में ये अनपढ़ हैं ऐसा कोई ना कहे, इसलिए वो पढ़े हैं। बाकी उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, उन्हें कोई खास लेना देना पढ़ाई से नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसे पढ़ते बोलते सुना है, ऐसा हमने सुना है कि पढ़ लिख के क्या उखाड़ लेंगे आप, ऐसा कहते हैं वो। तो पढ़ लिख के नहीं कुछ उखड़ेगा, तो आप मुझे बताओ बिना पढ़े क्या उखाड़ लेंगे आप? अगर पढ़ लिख के कुछ नहीं उखड़ेगा तो बिना पढ़े लिखे क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं ना, उससे तो गए गुजरे ही हो, समाज में भी बैठने लायक नहीं हो, ये अनपढ़ आदमी है। हाँ या ना? तो पढ़े लिखे बनो, हर चीज के लिए पढ़ाई जरूरी है, विद्या जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। और विद्या और बुद्धि जब रहेगी तो आपको विवेक आएगा, तब आप सही या गलत का डिसीजन ले पाओगे, है कि नहीं? नहीं तो सही गलत का डिसीजन कोई ले नहीं पाता। सबसे कठिन परिस्थिति होती है कि सही और गलत का निर्णय करना, और हम अक्सर गलत निर्णय में लेते हैं, गलत चूज करते हैं। तो आप सही चूज करो, सही निर्णय लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ा। जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान पक्का आएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है? और अपने से ही पढ़ने से कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता कि कोई कह दे कि नहीं वो पढ़ा देंगे तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। जब तक आप अपने से नहीं पढ़ोगे कोई भी चीज नहीं हो सकती। खुद से पहले पढ़ना सीखो, पर पढ़ने के लिए तो पहले बैठना तो सीखो। 8 बजे रात बैठो तो कोई पढ़ने के लिए, मत देखो मेरा चैनल, मत देखो मेरे वीडियोस, आप किताबों को पढ़ो, उसमें भी बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। किसी और टीचर को देखो, उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ, आपको देंगे। लेकिन जब आप पढ़ना चाहोगे तब ना, जब पढ़ना चाहोगे तब आपको बातें हिट करेंगी। टारगेट रखो, इतने दिन तक पढ़ना है। अबे यार लॉकडाउन चल रहा है, कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे? केवल पढ़ाई करेंगे, अच्छे से काम करिए। कुछ इस समय तो कोई काम भी नहीं है यार, सभी काम खत्म हो गए हैं, अब तो केवल और केवल पढ़ाई है।
और पढ़ाई के सामने अब तो कुछ नहीं आने वाली, तो आप आराम से पढ़ो, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। ठीक है जी। आइए मैं पहले छोटी छोटी बातें लिखता हूं आपके सामने। मैं कल सुबह में खेल रहा हूंगा। ठीक, इसी बात को मैं कल सुबह में खेल रहा हूंगा को ही मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जो मैं बार बार, अब इसे ऐसे बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। मैं कैसा बताऊंगा, मॉडर्न वाला बताऊंगा, और पुराना वाला आप खुद समझते रहना। मैं बार बार ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन लिख तो दिया ना, आप समझ जाओगे। मैं कल सुबह में खेल रहा हूंगा, तो मैं इसे ऐसे बोलूंगा, मैं कल सुबह में खेलता रहूंगा। मैं कल सुबह में खेलता रहूंगा। तो बातें ये भी होती हैं, बातें ये भी हैं, दोनों सेम बात है, और बस कहने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों काम कब होगा, फ्यूचर में ही होगा, याद रखना। सन 2012 में, नहीं 2012 मत लिखो, चला गया, 2022 लिख लो। सन 2022 में मैं मुंबई में रहता रहूंगा। वे लोग सोमवार को मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार के साथ आने का इंतजार करते रहेंगे। मुझे जिंदगी भर आप सब याद करते रहेंगे। मुझे जिंदगी भर आप सब याद करते रहेंगे। ठीक है, आइए जरा वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं, फिर और कुछ बातें करता हूं आपके साथ। लिखा है, मैं कल सुबह में खेल रहा हूंगा या मैं खेलता रहूंगा, मतलब ये काम कौन सा है, कंटिन्यूअस, किसका, फ्यूचर का। तो मैं की अंग्रेजी आप बनाओगे आई, और आई के साथ आप लगाना सीखे हो शैल, और हमने कहा था बी लगाना, क्यों, ताकि आईएनजी लग पाए। आई शैल बी, खेल रहा हूंगा, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और इसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी। कुछ बच्चे मेरे साथ बनाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जब मैं हिंदी लिखता हूँ वो अंग्रेजी बना रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप सब इसे बनाते रहा करो बेटा, ठीक है। आई शैल बी प्लेइंग, कब, आई शैल बी प्लेइंग कब, ये कल सुबह में। तो क्या बनाओगे, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो, आई शैल बी प्लेइंग टुमारो इन द मॉर्निंग, अभी मैं आपसे एक बात और करूंगा, तब इसके बारे में थोड़ी सी बात और बताऊंगा, ठीक है। ठीक 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 है। तो अगर आप चाहें तो ये टुमारो इन द मॉर्निंग की जगह पे आप एक और बड़ी प्यारी सी बात लिख सकते हो, टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह,
ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हो। सन 2022 में मैं मुंबई में रह रहा हूँ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप इसे पहले भी लिख सकते हो, इन 2022 मैं मुंबई में रहता रहूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई, अब आप क्या लगाओगे, शैल बी, आई शैल बी लिविंग, आई शैल बी लिविंग इन मुंबई। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई शैल बी लिविंग इन मुंबई इन 2022, या इन 2022 आई शैल बी लिविंग इन मुंबई। क्लियर? वे लोग सोमवार से मेरे परिवार के साथ आने का इंतजार कर रहे होंगे। आप इस वाक्य को देखेंगे, थोड़ा बड़ा है, घबरा जाओगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमने बताया आपको कैसे समझोगे। आप ये समझना, वे लोग सोमवार को मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा आने का इंतजार कर रहे होंगे, बस इतना। या ये भी नहीं बना सकते तो आप करना, वे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे या वे लोग इंतजार कर रहे होंगे, बस बाकी चीजें बन जाएगा। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या बनाओगे आप, दे पीपल भी लगा सकते हो, दे और भी लगा सकते हो, दे। अब दे के साथ आपको लगाना मैंने सिखाया विल। दे विल बी क्या कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर, दे विल बी वेटिंग फॉर। अब थोड़ा सा बात यहां पर समझना, वे लोग इंतजार कर रहे होंगे किसका, आने का ना, लेकिन किसका इंतजार कर रहे होंगे, मेरा मेरे परिवार के साथ। दे विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरे परिवार के साथ, तो यहीं पे लगा दो विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। दे विल बी वेटिंग फॉर मी विद माई फैमिली, किसके लिए, किसका इंतजार कर रहे होंगे, टू कम। दे विल बी वेटिंग फॉर मी विद माई फैमिली टू कम। कब कर रहे होंगे, सोमवार को। कब कर रहे होंगे, सोमवार को। तो क्या लगाओगे, ऑन मंडे। ठीक है, दे विल बी वेटिंग फॉर मी विद माई फैमिली टू कम ऑन मंडे। क्लियर हुआ? अगला देखिए, आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा, मुझे जिंदगी भर आप याद करते रहोगे। ठीक है, आप सब याद करते हो, तो मुझे मतलब आई। अब यहां पर क्या लगाओगे आप, आई शैल बी। याद करना की अंग्रेजी में तो रिमेंबर, यू शैल बी, आई शैल, मुझे आप सब याद करते रहोगे। सॉरी मैंने गलत बना दिया, आप याद करते रहोगे, सब्जेक्ट आप हैं, तो बनाएंगे यू विल बी, यू विल बी रिमेंबरिंग, यू विल बी रिमेंबरिंग मी। कब तक, जिंदगी भर, तो लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। ठीक है भैया, तो होगा यू विल बी रिमेंबरिंग मी लाइफ लॉन्ग, या पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ भी ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं इसे मिटाऊं और आगे के वाक्य और बनाना चालू करो। जल्दी से मुझे बताएं, मिटा दो। अब जो मैंने शुरू में वाक्य लिखे हुए थे, जब पहचान आपको करने बता रहा था, तो आप उनका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ वाक्य और लिखता हूं। क्या आप लोग अपने माता पिता के साथ, माता पिता के साथ घर में सो रहे होंगे? प्रीतम, प्रीतम अपनी बेटी के साथ विद्यालय में, विद्यालय में क्यों रो रहा होगा?
क्यों रो रहा होगा। अनुराग दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर क्या करता रहेगा। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने घंटों कंप्यूटर चलाता रहेगा। एक और, पुनीता और नियति अपना काम रात में नहीं करती रहेंगी। अपना काम रात में नहीं करती रहेंगी। ठीक है, ये वाक्य है, इनको आप सबको ट्रांसलेट करना है। आइए जल्दी जल्दी हम सभी लोग मिलकर के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। क्या आप लोग अपने माता पिता के साथ घर में सो रहे होंगे? प्रश्न पूछा गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, क्या पहले आया है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालेंगे। आप लोग के अनुसार क्या लगेगा, विल पहले निकालेंगे, तो होगा विल यू बी क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। विल यू बी स्लीपिंग, कहां सो रहे होंगे, घर में। इन द हाउस या इन द होम दोनों आप लगा सकते हो। इन द हाउस किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, तो यू के अनुसार लगाओगे योर। विल यू बी स्लीपिंग इन द हाउस विद योर फादर एंड मदर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पेरेंट्स, विद योर पेरेंट्स। ठीक है, तो होगा विल यू बी स्लीपिंग इन द हाउस या इन द होम विद योर पेरेंट्स। लिखा प्रीतम अपनी बेटी के साथ विद्यालय में क्यों रो रहा होगा। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाई। अब प्रीतम सब्जेक्ट है, प्रीतम यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, नाम है, विल लगाओगे। व्हाई विल प्रीतम नाम है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से लिखेंगे। व्हाई विल प्रीतम, अब इसी के बाद लगाएंगे बी। व्हाई विल प्रीतम बी रो रहा होगा, वीपिंग। व्हाई विल प्रीतम बी वीपिंग, कहां रो रहा होगा, विद्यालय में। इन द स्कूल किसके साथ रो रहा होगा, अपनी बेटी के साथ, तो क्या लगाओगे बेटा, विद हिज डॉटर। ठीक है सर, क्या लिखा हमने, व्हाई विल प्रीतम बी वीपिंग इन द स्कूल विद हिज डॉटर। क्लियर। अनुराग दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर क्या करता रहेगा। क्या करता रहेगा मतलब व्हाट पहले आएगा, तो व्हाट विल अनुराग बी डूइंग कहां, स्टेशन पर, ऑन द स्टेशन, और कहां बेटा, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल्स है, इन दिल्ली। तो व्हाट विल अनुराग बी डूइंग ऑन द स्टेशन इन दिल्ली। क्लियर है। आगे लिखा है ऑन द स्टेशन की जगह आप चाहो तो ऑन द रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हो। ठीक है,
रेलवे स्टेशन भी आप लिख सकते हो, कोई गलती की बात नहीं है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने घंटों कंप्यूटर चला रहा होगा, तो कितने घंटे मतलब हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स करता रहेगा, चलाता रहेगा, हाउ मेनी आवर्स विल ही बी, विल ही बी, विल ही बी। अब कोई मशीन या कोई कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट शब्द लगता है, ऑपरेट। हाउ मेनी आवर्स will he be operating computer, how many hours will he be operating computer कहां, प्रधानमंत्री ऑफिस में, इन पीएम ओ लगा सकते हो, पीएमओ मतलब पीएम ऑफिस में लिख देता हूं पूरा यहां पर, इन द पीएम ऑफिस। आगे लिखा पुनीता और नियति अपना काम रात में नहीं करती रहेंगी, पुनीता और नियति अपना काम रात में नहीं करती रहेंगी। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट लिख दीजिए पुनीता एंड नियति, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रैक्टिव नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, पुनीता एंड नियति विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं लगेंगे, विल नॉट बी करना, डूइंग, विल नॉट बी डूइंग अपना काम, अपना बेटा ये प्लूरल है तो आप लगाओगे देयर, विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, कब नहीं कर रही होंगी, रात में, तो लगाओगे एट नाइट। बात समझ में आई? ये पूरी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो आप सब लोग एक बार थम्स अप दे दो, ताकि मुझे लगे कि आप सबको बात समझ में आई। तब आज की क्लास हम यहीं पे आपकी खत्म करेंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ये आपकी क्लास आज यहाँ पर खत्म हुई। अगले दिन हम आपको पढ़ा रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थोड़ी सी बातें और होंगी, थोड़ी सी बातें और जल्दी जल्दी मैं उसमें बोलूंगा, और 1 घंटे से हो सकता है क्लास बड़ी भी हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, तो वो अच्छा होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे हम लोग कल, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।